हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। चलिए बात अपने शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट अपनी बात चल रही थी इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद में अगले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की, कि वही जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, इसलिए हम उनको सीजर्स भी कहते हैं। दीज आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनको हम लोग आणविक कैंचियाँ बोलते हैं। और बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप कितने हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस साइट पर काटते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो सारी बात अपनी हो चुकी है। फिर बच्चों उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स है जो काम आते हैं, उनकी बात भी अपन ने कर ली थी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था डीएनए लाइगेज का, हमने एग्जाम्पल लिया था आरएनए पॉलीमरेज का, हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का, यहाँ तक कि जो 4 ये फॉस्फेटेज है उसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने अगले साधन की, कि भाई जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, या जिसको हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उसके अंदर इन एंजाइमों के अलावा और क्या चाहिए? तो बच्चों, एंजाइमों के अलावा भी यहाँ पे कछु चाहिए होता है, और वो यहाँ पे होता है नंबर 2, जिसको बोलते हैं संवाहक। बोले तो वेक्टर। संवाहक वेक्टर। चलिए अब देखो बच्चों, संवाहक यहाँ पर क्या है, आइए करते हैं उसके बारे में बात। तो हम लोगों ने कहा था कि साहब, जैसे आपके पास में ये यहाँ पर कोई वांछित जीन है, ये क्या है? वांछित जीन। ठीक है, दिस इज वांछित जीन। अब इस वांछित जीन को आप जिस डीएनए के साथ जोड़ देते हो, इस प्रकार से, ये बच्चों यहाँ पर वाहक है या समवाहक, एक ही बात है, ये वाहक हो गया। और जब आप इनको जोड़ते हो डीएनए लाइगेज के द्वारा, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ने पर आपको ऐसी सी कंडीशन प्राप्त होती है, यूं। देखो ऐसे जुड़ गया। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? आरडीएनए बोलते हैं। इसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। तो वह क्या है? हम कह सकते हैं वांछित जीन को जिस डीएनए में डालकर, वांछित जीन को जिस डीएनए में डालकर पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, उस डीएनए को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। तथा ये वाहक इस वांछित जीन को अपने अंदर लेकर जाता कहाँ पर है? याद करो, परपोषी कोशिका में चला जाता है। तो हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं यहाँ पर वाहक के बारे में। हाँ जी, हम कह सकते हैं कि वांछित जो जीन है, इस वांछित जीन को जिस डीएनए के साथ जोड़कर, वांछित जीन को जिस डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, वह डीएनए ही वेक्टर कहलाता है। वह डीएनए ही वेक्टर कहलाता है, वह डीएनए ही वाहक कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाहक क्या होता है? वाहक वो है जो वाहक वांछित जीन को, वांछित जीन को धारण करके, मतलब वाहक क्या करता है?
वांछित जीन को अपने अंदर लेकर, अपने अंदर धारण करके उसे परपोषी कोशिका में, उसे परपोषी कोशिका में लेकर जाता है। ठीक है, ये बच्चों साहब वेक्टर होता है, ये बच्चों यहाँ पर वाहक है। अब हमने ये बात तो समझ ली कि सर वाहक का मतलब ये हुआ कि वांछित जीन को हम जिसके साथ जोड़ते हैं वो वाहक है, और वाहक के अंदर वांछित जीन घुस जाता है, फिर हम उसको कहाँ डाल देते हैं, परपोषी कोशिका में। अर्थात वांछित जीन को परपोषी कोशिका तक लेके जाने वाला जो डीएनए है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। लेकिन बच्चों वाहक क्या होना चाहिए, मतलब वाहक के लक्षण क्या है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि उचित वाहक के कुछ लक्षण होते हैं। उचित वाहक के कुछ लक्षण हुआ करते हैं कि साहब वो वाहक होना चाहिए जिसमें निम्न लक्षण हो, जिसमें निम्न लक्षण हो। और पहला बच्चों यहाँ पर जो है आप कंडीशन ले सकते हो उसमें, वो है ओरिजिन का होना। ओरिजिन की उपस्थिति। बच्चों इस बात का मतलब ये है कि उचित वाहक वो होगा जिसमें ओरिजिन हो। अगर किसी वाहक में ओरिजिन है ही नहीं, इसका मतलब वो वाहक उचित नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है, उचित नहीं हो सकता। जैसे बात को समझने का प्रयास कीजिए। मान लो बच्चों अपने पास में कोई डीएनए है, जस्ट एग्जाम्पल, ये बच्चों कोई डीएनए है ना, इस डीएनए के अंदर एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, उसको बच्चों बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरी का मतलब होता है बच्चों ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति की उत्पत्ति का स्थल है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन जो है उसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे ये डीएनए जो है, इस डीएनए के अंदर जब इसकी कॉपी बनती है तो बच्चों कॉपी का बनना यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से ऐसे कॉपी बनती है, ऐसे लो, एक से बन गया 2 डीएनए। फिर तो कहने का मतलब क्या है कि डीएनए में रेप्लिकेशन जो होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना या एक डीएनए से हजारों डीएनए का बनना, जो कुछ भी है, डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाता है तो डीएनए अपनी कॉपी तब ही बना सकता है जब उस डीएनए के अंदर ओरिजिन पाया जाता है। समझ रहे बात को? तो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है इस ओरिजिन के बारे में। जैसे ये मान लो कोई वेक्टर है और मान लो बच्चों ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए की कॉपी बनाने हेतु वेक्टर में ओरिजिन का होना, वेक्टर में ओरिजिन का होना क्या है, अनिवार्य है। वेक्टर में ओरिजिन का होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर एक डीएनए है, तो ऐसा कैसा नया डीएनए आ जाएगा, कब, जब इसमें ओरिजिन है। और अगर डीएनए में ओरिजिन नहीं है तो कभी उस डीएनए की नई कॉपी नहीं बन सकती। जैसे मान लो बच्चों आपके पास में कोई डीएनए है और मान लो बच्चों इस डीएनए में ओरिजिन नहीं है, ठीक है, तो अब ये डीएनए एक ही रहेगा। आपने मान लो बच्चों इसके साथ में जोड़ दिया वांछित जीन, मान लो ये आपने जोड़ दिया वांछित जीन, तो अब ये वांछित जीन एक ही रहेगा, ये पूरा का पूरा पीस एक ही रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं पर वांछित जीन को जोड़ दिया तो देखो अब इसमें ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या करेगा, ऐसी की ऐसी अनेक कॉपी बनाएगा, और अब हर कॉपी के अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे वांछित जीन होगा। अर्थात इस वांछित जीन को उस वाहक के साथ जोड़ना चाहिए जिस वाहक के अंदर ओरिजिन हो, क्योंकि जब ये ओरिजिन वाहक का रेप्लिकेशन करेगा तो वाहक के रेप्लिकेशन के साथ साथ जो वांछित जीन है उसका भी रेप्लिकेशन होता रहेगा बच्चों, उसकी भी कॉपियां बनती रहेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओरिजिन की उपस्थिति
डीएनए की कॉपी बनाने हेतु वेक्टर में ओरिजिन का होना अनिवार्य है भैया। और ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन, या इसको ओरिसाइट भी कहते हैं। ओरिसाइट क्या है? वह स्थल जहां से डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है, बोले तो जो कॉपी बनाना है, कॉपिंग करना, प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, वो बच्चों यहाँ पे ओरिसाइट है, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो बच्चों यहाँ पे ओरिजिन है ना, तो यहाँ से ऐसे खप एक कॉपी बन गई, खप दो कॉपी बन गई, खप तीन कॉपी बन गई, खप चार कॉपी बन गई। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे कॉपी बनती है ओरिसाइट की बदौलत। याद रखना सामान्यतया ये जो बच्चों यहाँ पे ओरिसाइट है, ये 10 से लेकर 150, अगर आप प्लाज्मिड की बात करो तो सामान्यतया सबसे ज्यादा हम जो वेक्टर काम में लेते हैं, जो वाहक काम में लेते हैं, वो प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड का हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उचित वाहक के रूप में। इस प्लाज्मिड के अंदर भी ओरिजिन पाया जाता है, और प्लाज्मिड का जो ओरिजिन है वो 10 से लेकर 150 कॉपी बना सकता है। समझ रहे बात को? तो वाहक के रूप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग जो वेक्टर काम में लेते हैं, जो वाहक काम में लेते हैं, वो बच्चों प्लाज्मिड ही होता है। समझ रहे बात को? तथा प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक प्लाज्मिड बैक्टीरिया में 10 से लेकर 150 कॉपी बना सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको इस वांछित जीन की कॉपी ज्यादा बनानी है तो ऐसे वाहक में डाल दो जिसका ओरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर आपको वांछित जीन की कम कॉपी बनानी है तो ऐसे वाहक में डाल दो जिसमें ओरिसाइट कमजोर है, लेस स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर वांछित जीन की अनेक प्रतियां बनानी हो तो उसे कौन से वाहक में जोड़ना चाहिए? तो याद रखना उस वाहक में जोड़ेंगे जिसका जो ओरिसाइट है वो ज्यादा मजबूत हो। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे सीन है। चलिए हाँ जी, इसके बाद में आगे बात करते हैं। उचित वाहक में बच्चों ओरिजिन तो होना ही चाहिए, ये तो पहला अनिवार्य शर्त है, क्योंकि ओरिजिन होगा ना तभी डीएनए की कॉपी बन सकती है। अर्थात हमें वांछित जीन को ओरिजिन के साथ जोड़ना जरूरी है। ओरिजिन कहां पर होता है? एक उचित वाहक में होता है। हाँ जी, आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 बच्चों यहां पर जो है वो आता है, आप इसमें कह सकते हो वर्ण योग्य चिन्हक, सेलेक्टेबल मार्कर। वर्ण योग्य चिन्हक, इन्हें बच्चों कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, देखें इसमें क्या सीन है प्यारे बच्चों। वर्ण योग्य चिन्हक यहाँ पर जो है, सेलेक्टेबल मार्कर जो यहाँ पर है, आइए करते हैं उसके बारे में चर्चा। जैसे कोई भी वाहक जो होता है उसमें वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए। क्यों क्यों होने चाहिए? तो पहले आप वो समझो। देखो, जैसे ये मान लो बच्चों क्या है, एक वाहक है, और ये भी क्या है, एक वाहक है। आपके पास में 2 वाहक है ना। अब बच्चों आपने क्या किया, इन दोनों वाहक में से मान लेता हूं मैं, आपने वांछित जीन डाल दिया, तो ये लो साहब इसमें जुड़ गया वांछित जीन। ये बच्चों यहाँ पे आ गया वांछित जीन, है ना, ये वांछित जीन है।
ये क्या है, वांछित जीन है। आपने इसके अंदर भी वांछित जीन जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मान लो बच्चों यहाँ पे वांछित जीन जुड़ा ही नहीं आपसे, ठीक है। अब ये दिखता थोड़ी अपने को कि साहब जोड़ दिया, हम तो परख नहीं लेते हैं, उसमें डीएनए डाल देते हैं, उसमें आरए डाल के थोड़ा जगह बढ़ा लेते हैं, फिर बच्चों परख नली के अंदर वांछित जीन डाल देंगे, फिर लाइगेज डाल देंगे, फिर हिलाएंगे, तो फिर वो जो बच्चों क्या होगा, लाइगेज की सहायता से डीएनए और जो वेक्टर है जुड़ जाएगा, लेकिन बच्चों में दिखता नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर एंजाइम डालते रहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ऐसा वाहक है जिसमें क्या है, वांछित जीन है, और ये ऐसा वाहक है जिसमें वांछित जीन नहीं है। इसे बच्चों कहा जाता है पुनर्योगज। ये क्या है, पुनर्योगज है। और देखो बच्चों, यहाँ पे वांछित जीन नहीं आया, इसको बोलते हैं अपुनर्योगज। इसे क्या बोलते हैं, अपुनर्योगज। अपुनर्योगज। तो बच्चों पुनर्योगज कौन सा होता है, जिसमें वांछित जीन है, और अपुनर्योगज जो पुनर्योगज है नहीं। बच्चों पुनर्योगज कौन सा होता है, जिसमें वांछित जीन है, और अपुनर्योगज वो है जहां वांछित जीन नहीं पाया जाता। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट तथा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दो बच्चों यहाँ पे कंडीशन आती है। अपुनर्योगज और पुनर्योगज, ये दो कंडीशन है। पुनर्योगज कौन सा है, जिसमें वांछित जीन है। अपुनर्योगज कौन सा, वांछित जीन नहीं पाया जाता। अब सुनना बड़े ध्यान से। अब आपके पास में दो डीएनए है, एक तो है पुनर्योगज डीएनए, एक है अपुनर्योगज डीएनए। लेकिन आपको क्या पता कि कौन सा तो पुनर्योगज है, कौन सा अपुनर्योगज है। ये बात तो आप जान गए कि सर बहुत सिंपल है, जिस डीएनए के अंदर अपना वांछित जीन डल गया वो तो पुनर्योगज हो गया, और अगर वाहक में, वेक्टर में वांछित जीन नहीं डला तो वो अपुनर्योगज है। लेकिन बच्चों ये हमें दिखता नहीं है कि डला या नहीं डला, बात समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पुनर्योगज को अपुनर्योगज से पहचानने के लिए हम लोग वर्ण योग्य चिन्ह काम में लेते हैं। तो हम पहली बात तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका यूज क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग रिकॉम्बिनेंट व नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए करते हैं। समझ रहे बात को। ये बच्चों यहाँ पर पूरा सीन है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसलिए पहचानने के हम काम में लेते हैं। अब बच्चों आपको दो बातें आनी चाहिए कि एक तो पुनर्योगज क्या है और एक आपको आना चाहिए अपुनर्योगज क्या है, ठीक है। और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए आपको वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता है। अब ये वर्ण योग्य चिन्ह क्या है, ये बच्चों सब बताऊंगा मैं आपको, बस आप उसी सीक्वेंस में पढ़ो जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको। अब देखना, जैसे ये बच्चों एक वेक्टर है, वाहक है, ये वाहक है बच्चों। इस वाहक के अंदर यहां पर ये दो जीन है, ये दो यहां पर जीन है इस तरीके से, और एक जीन यहां पर है। ये जीन जो है वो है TETR, ये है AMPR। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी। मतलब ये वो जीन है जो टेट्रासाइक्लिन, यह टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, प्रतिरोधी जीन है। और जो ये वाला जीन है ये बच्चों एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन है, प्रतिरोधी जीन है।
ठीक है। तो बच्चों अपने पास में ये प्लाज्मिड है, और ये जो आप प्लाज्मिड देख रहे हो, ये अपने पास कोई प्लाज्मिड है, तथा ये जो आप यहाँ पे प्लाज्मिड देख रहे हो, इस प्लाज्मिड में दो जीन है। ठीक है, ये ऐसा जीन है प्लाज्मिड में जो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी है। बच्चों टेट्रासाइक्लिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। तो अगर ये टेट्रासाइक्लिन आप डाल दोगे तो इस एंटीबायोटिक से इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है उसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए क्या है? आर है, प्रतिरोध है। और इसमें प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के लिए भी क्या है? प्रतिरोध है। अर्थात एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दो ऐसी एंटीबायोटिक है जो डालने पर इस बैक्टीरिया का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें इन दोनों के लिए क्या है? प्रतिरोध है। हाँ, अगर इन दोनों एंटीबायोटिक के अलावा अगर आप दूसरी एंटीबायोटिक काम में ले रहे हो, जैसे आप एम्पिसिलिन काम में ले रहे हो, आप एरिथ्रोमाइसिन काम में ले रहे हो, ठीक है, तो बच्चों ये एंटीबायोटिक अगर आप डाल दो तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि इन एंटीबायोटिक के लिए इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। इसके पास तो रेजिस्टेंस दो एंटीबायोटिक के लिए है, एक तो एम्पिसिलिन के लिए और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए। आप सुनना पड़े ध्यान से। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई आपत्ति नहीं है आपको, आगे देखना। हम बच्चों क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन को बाहर निकाल लेते हैं। मान लेता हूं मैंने इनको बाहर निकाल दिया, ये लो, ये जीन जो कि पहले टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता था, आपने जीन को बाहर निकाल लिया और इसको हटाकर आपने यहां पे डाल दिया वांछित जीन। ये लो, ये बच्चों आपने यहां पे क्या डाल दिया? वांछित जीन डाल दिया। क्या डाल दिया? वांछित जीन डाल दिया। अब आप मुझे बताओ, प्लाज्मिड के साथ में, वाहक के साथ में अगर वांछित जीन को डाल दे तो बधाइयो, निर्माण किसका हो गया? रिकॉम्बिनेंट का, नॉन रिकॉम्बिनेंट का? रिकॉम्बिनेंट का। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इस रिकॉम्बिनेंट को डाल देते हो एम्पिसिलिन वाले माध्यम के ऊपर, तो ये एम्पिसिलिन वाले माध्यम पर वृद्धि करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि साहब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए तो इसके पास में प्रतिरोध है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अब इस रिकॉम्बिनेंट को, इस पुनर्योगज को डालते हो टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम के ऊपर, तो टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पर इसको डालने पर अब ये वृद्धि नहीं कर पाएगा, इसकी वृद्धि रुक जाती है और ये खत्म भी हो सकता है। इसकी वृद्धि क्यों रुक जाती है? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए जो प्रतिरोधी जीन था उसको तो आपने बाहर निकाल दिया और वहां पे क्या डाल दिया? वांछित जीन डाल दिया। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा, बच्चों रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? जिसमें वांछित जीन है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा था? जिसमें वांछित जीन नहीं था, बल्कि जहां पर क्या था? टेट्रासाइक्लिन था, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था। तो मैं कह सकता हूं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो तो दोनों पर वृद्धि करता है, चाहे तो टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्पिसिलिन हो। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो रिकॉम्बिनेंट केवल एक ही एंटीबायोटिक वाले माध्यम पर वृद्धि करेगा। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को निकाल के वहां पे वांछित जीन डाल दिया, तब ये एम्पिसिलिन वाले माध्यम पे वृद्धि करेगा। और अगर आपने एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन को बाहर निकाल के वहां पे वांछित जीन को डाल दिया, तो अब ये जो पुनर्योगज बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन पर ही वृद्धि करेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे अलग करोगे? अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तब तो दोनों एंटीबायोटिक पर वृद्धि करेगा, अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो वो एक ही एंटीबायोटिक पे वृद्धि करेगा। क्योंकि दूसरा पर वृद्धि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साहब दूसरे के लिए जो प्रतिरोधी जीन था उसको तो आपने बाहर निकाल दिया। तो इसे बोलते हैं पुनर्योगज को अपुनर्योगज से पहचानना, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानना। इसे बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। और वास्तव में वर्ण योग्य चिन्ह क्या है? कुछ नहीं, प्रतिरोधी जीन ही होते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन ही
वर्ण योग्य चिन्हक का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। पुनर्योगज जो होगा, पुनर्योगज जो होगा वो पुनर्योगज केवल एक ही एंटीबायोटिक, केवल एक ही एंटीबायोटिक वाले माध्यम पर ग्रो करता है, जबकि जो अपुनर्योगज है वह दोनों एंटीबायोटिक वाले माध्यम पर ग्रो कर सकता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। ये अपने पास में था वर्ण योग्य चिन्हक, अर्थात किसी भी वाहक के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए, जिससे हम ये पहचान ले कि कौन सा पुनर्योगज है और कौन सा अपुनर्योगज है। मतलब किसमें वांछित जीन घुसा है और किसमें वांछित जीन नहीं घुसा है। ठीक है, ये बच्चों ने पता होना चाहिए। ये बच्चों कंडीशन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बच्चों वर्ण योग्य चिन्ह की बात तो अपनी हुई, तो वास्तव में बच्चों वर्ण योग्य चिन्ह क्या होते हैं? वास्तव में एंटीबायोटिक के लिए जो प्रतिरोधी जीन होते हैं ना, वो ही वर्ण योग्य चिन्ह का काम करते हैं। हम उन्हीं की सहायता से पहचान सकते हैं कि कौन सा तो पुनर्योगज है, कौन सा अपुनर्योगज है। हाँ जी, आगे देखते हैं। एक बच्चों यहाँ पे आता है वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह को देख लो आप। वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हक। हाँ जी, तो बच्चों वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हक यहाँ पर क्या है, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। देखें, अगर आप एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन की सहायता से पहचानोगे कि कौन सा तो पुनर्योगज है और कौन सा अपुनर्योगज है, तब आपको एक साथ दो प्लेटों पर बैक्टीरिया को उगाना पड़ता है। कैसे? एक प्लेट तो वो लगे जिसमें एम्पिसिलिन है और एक प्लेट वो लगे जिस पर टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, पहले बैक्टीरिया को इस पे कल्चरिंग कराओ, फिर बैक्टीरिया को कराओ टेट्रासाइक्लिन वाले के ऊपर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ण योग्य चिन्हक में बैक्टीरिया को साथ साथ दो प्लेटों पर ग्रो कराना होता है। ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है इसके द्वारा। कैसे? सुनना बड़े ध्यान से। ये अपने पास में प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड मतलब वाहक है। इस प्लाज्मिड में एक जीन है। इस प्लाज्मिड में क्या है? जीन है। एंड ये जो यहाँ पर जीन है, इस जीन को हम लोग बोलते हैं जेड जीन। इस जेड जीन के द्वारा स्त्रावण होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, और उसके कारण इसका जो कलर है वो ब्लू होता है। किसका? बैक्टीरिया का।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार का जीन होता है, इसको बोलते हैं जेड जीन। कुछ किताबों में लिखा होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, तो वो बात एक ही है। जेड जीन ही क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और इससे जो बैक्टीरिया है उसका कलर ब्लू हो जाता है। अगर बच्चों हम लोग ये कर दें कि जेड जीन को बाहर निकाल दे, एंटीबायोटिक के लिए जो प्रतिरोधी जीन है उसको बाहर नहीं निकालो, हम एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन को बाहर नहीं निकालते, बल्कि जो जेड जीन है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जेड जीन को बाहर निकाल के वहां ठोक देते अपना वांछित जीन। क्या डाल दिया, वांछित जीन डाल दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर वांछित जीन को डाल दिया, इसका मतलब जेड जीन को बाहर निकाल दिया आपने। अगर जेड जीन को बाहर निकाल दिया तो बताओ अब क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिससे जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनी ब्लू बनेगी या नॉन ब्लू बनेगी, नॉन ब्लू बनेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि अगर बनने वाली जो कॉलोनी है वो ब्लू है, इसका मतलब अब भी यहाँ पर जेड जीन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो पुनर्योगज बैक्टीरिया होंगे उसमें तो क्या होगा, जेड जीन को निकाल देंगे, वांछित जीन को डाल देंगे, तो फिर बच्चों यहाँ पे नॉन ब्लू कॉलोनी बनती है। अगर मान लो यहाँ पे आपने जो अपुनर्योगज बैक्टीरिया की बात करें, तो अपुनर्योगज बैक्टीरिया कौन से हैं, जिनमें वांछित जीन नहीं डला है, जिनमें जेड जीन बरकरार है। जिनमें जेड जीन बरकरार है तो वही बात कॉलोनी कौन सी होती है, ब्लू कॉलोनी होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जेड जीन है, ये बच्चों जेड जीन काम करता है यहाँ पर वैकल्पिक, विकल्प के तौर पर, ये वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह का काम करता है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेड जीन जो होता है वो वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह का काम करता है, क्योंकि इस जेड जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण होगा, जिससे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो ब्लू होती है। अगर आप इस जेड जीन को बाहर निकाल के यहाँ पे अपना वांछित जीन डाल दो, तब जो कॉलोनी बैक्टीरिया की बनेगी ना, वो बनती है रंग विहीन, वो बनती है नॉन ब्लू। समझ रहे बात को। तो बताओ वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह के अनुसार कौन सी कॉलोनी पुनर्योगज है, ब्लू या नॉन ब्लू, नॉन ब्लू। कौन सी अपुनर्योगज है, कौन सी अपुनर्योगज है, ब्लू। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। चलिए, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि हम लोगों को वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह चाहिए। एक नाम बच्चों यहाँ पे होता है निवेशी निष्क्रियता, निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्या है भाई, देखो जैसे पहले बच्चों यहाँ पर जेड जीन था वो सक्रिय था, अगर वांछित जीन जो है वो निवेश हो गया, अगर इसमें वांछित जीन आ गया, इसका मतलब जेड जीन यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वांछित जीन के आने से जेड जीन निष्क्रिय हो गया, अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता। तो निवेशी निष्क्रिय क्या होती है, निवेशी निष्क्रियता क्या होती है, जब प्लाज्मिड के अंदर जेड जीन को वांछित जीन प्रतिस्थापित कर दे, जेड जीन की जगह पर वांछित जीन आ जाए, इसको बोलते हैं कि साहब जेड जीन की निवेशी निष्क्रियता हो गई, कि वांछित जीन के आने से जो जेड जीन है वो निष्क्रिय हो गया। समझ रहे बात को, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, ये बच्चों यहाँ पर सीन है। अब इसके बाद में आगे कंडीशन देखें। अगला बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हो, अगला जो है वाहक में कैरेक्टर क्या होना चाहिए, पृथक्करण। पृथक्करण कि साहब वाहक जो है उस वाहक को हम कोशिका से इजीली बाहर निकाल सके। वाहक को कोशिका से, जैसे मान लो आपको प्लाज्मिड चाहिए, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होता है, अब आप प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में से निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो काय का वो उचित वाहक है। अर्थात उचित वाहक वो होता है जिसको उसकी कोशिका में से इजीली हम बाहर निकाल सके, उसका पृथक्करण जो है वो आसानी से कर सके।
आगे बात करें, नेक्स्ट प्रवेशन। उचित वाहक वो है जो अपने अंदर वांछित जीन को ले ले और फिर परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश भी हो जाए, वो बच्चों उचित वाहक है। नेक्स्ट गुणन। उचित वाहक वो होता है जो अपने अंदर वांछित जीन को ले ले, परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश भी कर जाए और परपोषी कोशिका में जाकर वो वाहक जिसके अंदर वांछित जीन है अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दे, अर्थात जिसका परपोषी कोशिका में गुणन होना शुरू हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उचित वाहक होते हैं उसके बच्चों बहुत सारे लक्षण हैं, ये लक्षण उचित वाहक में होने ही चाहिए। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। हाँ जी, अब बच्चों आगे हम बात करते हैं। जैसे बच्चों उचित वाहक के लक्षण क्या है वो तो हमने देख लिए, अब हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि कौन से वाहक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। तो बच्चों याद रखना, प्लाज्मिड जो है वो सबसे अधिक उपयोग में आने वाला वेक्टर है। इसके अलावा कोस्मिड, फोस्मिड, बैक्टीरियोफेज, YAC, BAC, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है वेक्टर के, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक उपयोग किसका होगा? प्लाज्मिड का। तुम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला वेक्टर प्लाज्मिड है। कौन है? प्लाज्मिड है। ये बच्चों यहाँ पर सीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर वगैरह है वो बच्चों बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे अधिक काम आता है प्लाज्मिड। ये सब बच्चों यहाँ पर एक उचित वेक्टर के लक्षण है, ठीक है। बच्चों अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में कि साहब हमने ये बात तो कर ली कि उचित वाहक वो है जिसमें ओरिजिन होना चाहिए, उचित वाहक वो है जिसमें एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन होने चाहिए, उचित वाहक वो है जिसमें वैकल्पिक वर्णयोग्य चिन्हक होने चाहिए या जिसमें सामान्य वर्णयोग्य चिन्हक होने चाहिए। और इन वर्णयोग्य चिन्हक की सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा तो पुनर्योगज है और कौन सा अपुनर्योगज है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके अलावा भी हमने कुछ बातें यहाँ पर की कि साहब उचित वाहक वो है जिसको उसकी कोशिका से इजीली हम पृथक कर सके, जिसमें इजीली वांछित जीन को जोड़ सके, जिसको इजीली परपोषी कोशिका में डाल दे और जो इजीली परपोषी कोशिका में जाकर अपना जो गुणन है वो कर पाए, वो बच्चों यहाँ पर एक वांछित जीन का उचित वाहक होगा। चलिए ये बच्चों हमने बात की उचित वाहक के लक्षण के बारे में। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में और फिर उसके बाद में शॉर्ट में बात करेंगे अन्य सभी वेक्टर के बारे में। थैंक यू।